विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय विज्ञान, जिसमें हमने पाठ 2 की शुरुआत की थी। चलिए अब हम उसके आगे की जानकारी लेते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह पोषक अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 3 बताया गया है। 1, टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उनका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? देखिए, तो उसमें क्या हो जाता है, पानी की मात्रा देखने को मिलती है। जैसे ताज़े फल सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं, वहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2.3। अब यहाँ पे बताया गया है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो क्या पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। तो हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसकी जो मात्रा है वो क्या होनी चाहिए? उचित मात्रा में हमारे शरीर को पोषक मिलना चाहिए। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यक से अधिक हो और न आवश्यकता से कम हो। न तो वो आवश्यकता से अधिक होने चाहिए, क्योंकि अधिक होने से हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है और कम होने की वजह से भी हमारे शरीर को नुकसान होता है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुशांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, हमें पूरा आवश्यक भोजन मिलता है और हमारे शरीर के अंदर रुशांश और जल भी होता है। उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें पोषक तत्व उपस्थित है, जैसे कि दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग। भोजन जैसे दक्षिण भारत में भोजन पाया जाता है, आटे का मिश्रण करके मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज बनाया जाता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इससे भोजन तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते? छिलका उतारते समय यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनमें कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे
फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी की आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं है होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां सम्मिलित करें? बूजो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। 2.4 अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी होती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। क्या एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोगों अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ रहेगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इसमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्ययन में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। चलिए, अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है जो सारणी 2.3 विटामिन, खनिज और लवण बताए गए हैं। तो आपको पता चलता है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा, इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं और कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए, अब आपका ये पार्ट 2 यहाँ पर समाप्त होता है। तो जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है।